नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम और आपसी खींचतान के बाद INDIA की एक बार फिर से बैठक खत्म हुई। अभी इससे पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई थी, जिससे तमाम नेता कन्नी काटते नजर आए। चाहे वो ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार या अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेताओं ने बैठक से दूरी बनाई, जिसके बाद बैठक को टाल दिया गया था। पिछले काफी समय से INDIA अलायंस में फूट की चर्चा चल रही थी। इन चर्चाओं के बीच आज INDIA गठबंधन की चौथी बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा हुई। इस पर मंथन भी हुआ। इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर सहमति नहीं बन पाई है। INDIA गठबंधन को लेकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि INDIA गठबंधन का एजेंडा मोदी को हराना है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत का उज्जवल भविष्य है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या इस बैठक में सीट शेयरिंग पर बात बन पाएगी? क्या यह साफ हो पाएगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा? क्या INDIA गठबंधन में चल रही तकरार खत्म हो जाएगी? चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आ रही हैं और दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं आपको। I think the process will be expedited, and there is tremendous anger in the country against this mass suspension of MPs, which is a direct message to the country that the days of democracy are being over. So we are now living in Modicracy, where all powers are being concentrated in one person, and India will no longer be a parliamentary democracy. It is going to be some kind of a presidential form. So this is why we decided that there should be immediately mass contact program on these issues, defending Indian democracy, and there will be consultation to develop a common minimum program, a common kind of charter, and I think very soon we will be ready to hit the streets. And some conveners? I think there is already a system. I mean, there is a coordination. तो देखिए, बैठक अभी अभी खत्म हुई है। प्रतिक्रियाएं लगातार आती रहेंगी, वो आपको सुनवाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बैठक से दूरी बनाई, जिसके बाद बैठक को टाल दिया गया था। हालांकि इस दौरान लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में नजर आए। लालू यादव इंडिया गठबंधन को लेकर हुकार भी भरते दिख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है, और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। आपसी फूट और दरार की खबरों के बीच इंडिया गठबंधन आज एक बार फिर से मीटिंग की टेबल पर बैठा। विपक्ष के महागठबंधन की ये बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें 28 दलों के प्रमुख और उनके नेता शामिल हुए। बैठक से पहले बिहार की सत्ता में काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एक नई डिमांड कर दी है। बैठक से पहले पटना में नीतीश कुमार के समर्थन वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अगर सच में जीत चाहिए तो नीतीश कुमार चाहिए। तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए हैं। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन आगे बढ़े। हमारे दल के जो नेता हैं, नेता के प्रति तो स्नेह और सदा रहेगा, और हम लोगों का जनता दल का ये है कि उनके संयोग नेतृत्व में संयोजक बनाया जाए। अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं
जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूंगा। फिर देखते। देखो, कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा। बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाया गया। ऐसा माना जा रहा है इंडिया अलायंस जनवरी या फरवरी तक साझा उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकता है। गठबंधन के दल पहले ही साफ कर चुके हैं कि सीट शेयरिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में सब कमेटियां बनाई जाएंगी। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस का मकसद मौजूदा सरकार को उखाड़ना है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत का उज्जवल भविष्य है। देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए, इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है और जनता उसको देखती है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विशेष रूप से इस बात को कहा कि पिछले 10 साल में मैं जिस दिन भी मंगल को दिल्ली में रहा हूं, मैंने एक बैठक भी छोड़ी नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, इस पर मंथन नहीं हो पाया है। दरअसल इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं। ऐसे में किसी एक नाम की घोषणा को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2024 से पहले किसी एक नाम पर सहमति बन पाएगी। क्या आपसी तालमेल को भुलाकर सभी दल एक साथ आ जाएंगे। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। चीजें अब थोड़ी बदली हुई सी लग रही हैं। चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जोड़ रहे हैं वीरेंद्र बब्बर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ टीना कर्मवीर जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। टीना जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही रुद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रुद्र भाई, बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत टीना जी आपसे, लग रहा है कि बात बन गई। ये हमारी चौथी बैठक है इंडिया अलायंस को लेकर, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, वहां पर ये जो इंडिया अलायंस की बैठक है, ये लोकतंत्र की रक्षा में हम लोगों का एक संकल्प है। और जो विपक्षी एकता जो दिख रही है आज, और पूरा देश विपक्षी एकता को देख रहा है कि किस तरीके से हम लोग सब एकजुट होकर मिल रहे हैं, और जिस तरीके से लोकतंत्र को बचाने के लिए भी एक लड़ाई है। क्योंकि इंडिया अलायंस को हम इस तरीके से देखते हैं कि जनता का गठबंधन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नए नाम गढ़ती है हमारे अलायंस को लेकर, लेकिन हम ये कहते हैं कि जनता का गठबंधन है। और जनता के मुद्दों पर आज हम मीटिंग करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि आज हमने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर एक कमेटी भी बनाई है, और आगे उसी पर चर्चा की जाएगी। टीना जी, एक सेकंड रोक रहा हूं। इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। सभी मीडिया के दोस्तों और जो
इस हमारे इंडिया गठबंधन में जो आए हुए वो सभी नेता लोग इस ये चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन के लोग एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ और सभी लोग मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे गठबंधन एक मंच पे नहीं है का एक और मिलके लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे एक मंच पे नहीं है का एक लोगों को ये मालूम करना समझे बचाना है तो हम एक और लोकतंत्र के खिलाफ। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। रुद्र भाई, अब आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा लग रहा है कि अब बात बनती नजर आ रही है? देखिए, मैं तो अभी तक ये पूरे जो गठबंधन की जो मीटिंग हुई है उसको मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मीटिंग आखिर होती क्यों है। क्योंकि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि ये जो 40-50 लोग बैठते हैं इन्हीं के वोट से आपको सीटें मिल जाएंगी और आप सरकार बदल देंगे। भाई, जब तक आप इस एजेंडे को या जो भी आप एक मुद्दे को सेलेक्ट करके जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता तक वो बात नहीं पहुंचाएंगे, तो जनता इस बात को समझेगी क्या कि आप किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं या आपकी चुनावी रणनीति क्या है। क्योंकि आपको वोट फाइनली जनता से मिल रहे हैं। तो अगर आप पिछले 6 महीने से 4 मीटिंग कर रहे हैं और हम जहां तक समझ पाए हैं कि खड़गे जी जो बोल रहे हैं कि 8-10 मीटिंगें और होंगी, तो ये मीटिंग कर क्या रहे हैं? भाई, आप अपने आपस में आप लोग बैठ लीजिए, बैठ करके मसौदा बनाइए कि हम इन मुद्दों पर गठबंधन बना रहे हैं, इस गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ने आएंगे और उसके साथ आप चुनाव में आगे जाइए। क्योंकि जब तक ये बात आप लोग अपने में नहीं डिसाइड करेंगे, अभी आपके प्रदेश में बाकी गठबंधन को इस बात को समझाना है कि हम लोग इस मुद्दे पर आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जनता के बीच जाना है। तो इतने के लिए आपके टाइम बचा कहाँ है? लगभग 4 महीने बाद आपको इलेक्शन होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं कि हम बहुत लेट हो रहे हैं, जल्दी से कम संयोजक तो अनाउंस कर दीजिए। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो भी मीटिंग कर रहे हैं, जो भी बातें तय कर रहे हैं,
एक मीटिंग होती है, उसके बाद एक फोटो लिया जाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ ठीक है हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, इसके सिवा और हो क्या रहा है। तो इसके लिए दूसरा आदमी थोड़ी जिम्मेदार है, इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद है। और इसका मूल कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि मूल कारण यह है कि इसको इसलिए बार बार खिसकाया जा रहा है कि जो गठबंधन में आपस की जो दरारें हैं वो जैसे ही मुद्दे और सीट के बंटवारे पे आएंगे वो सामने आ जाएंगे, उसको बस बचाने की कोशिश में इसको बार बार टाला जा रहा है। नहीं तो सारी बात आ जाती है कि मीटिंग कितनी आवश्यक होती है। कोई भी बैठक होगी आपस में एक दूसरे से संवाद करेंगे, ये कोई एक दो व्यक्ति थोड़ी है, ये तो 27 दल 28 दल है, पूरे 28 दल जब सारे नेता आएंगे, बातचीत करेंगे, संवाद होगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी। अब ऐसा ये चाहते हैं कि डिबेट के अंदर इस पर चर्चा हो, तो ऐसा तो संभव नहीं। इसके लिए तो एक जगह एक जगह स्थान तय किया जाएगा, वहां पर मीटिंग होगी। आप क्या चाहते हैं, सब कुछ जो है टीवी मीडिया के माध्यम से, जैसे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री आकर टीवी पर बोल जाते हैं लेकिन संसद में नहीं बोलते, तो वही आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी ऐसे ही करे। विपक्ष आपके कहने से थोड़ी करेगा, नहीं विपक्ष अपने हिसाब से चलेगा, बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन जो उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं उसको तो आप सुनिएगा ना, क्यों उद्धव ठाकरे को भी नहीं सुनिएगा? बिल्कुल क्यों नहीं सुनेंगे। हमारे तो वो मीडिया के सामने ही उन्होंने कहा, सामना में भी छपा है, दल है वो भी, हम उनकी बात सुनेंगे। आज मीटिंग हुई है, उस पर चर्चा हुई होगी। हाँ, तो वही चीज है जो आपके अलायंस के लोग कह रहे हैं, आप उनको सुन लीजिए। हम उनकी बात पूरी तरीके से सुन रहे हैं, लेकिन इनको शायद विश्लेषक को ये नहीं पता कि मीटिंग कोई भी बैठक कितनी आवश्यक होती है। ये तो सब चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी साहब, आपके अलायंस के नीतीश कुमार यही तो बोल रहे थे कि मीटिंग जरूरी है, कर लीजिए। जो जगह होती है उसी पे बातचीत होती है। टीना जी, वही नीतीश कुमार भी बोल रहे थे कि मीटिंग कर लीजिए, आप लोग चुनाव में बिजी हैं। ये तो नीतीश कुमार भी कह रहे थे मीटिंग तो जरूरी होती ही है, ये कौन मना कर रहा है। लेकिन मीटिंग में इतना गैप क्यों हुआ, ये जनता को तो आप समझाइएगा। जनता को भी पता है कि उस समय चुनाव थे और चुनाव के बाद हमने हाँ, तो वही आपके अलायंस के लोग ही कह रहे थे। इस बात में हम थोड़ा लेट वीरेंद्र भाई हुए कि कोई लेट हो गए, हमने चुनाव में हम व्यस्त थे। अलग अलग हर एक हम लोगों का ये चुनाव जो था विधानसभा चुनाव, कांग्रेस अपने दम पर लड़ रही थी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर बात बन गई INDIA अलायंस की, तो आपको लगता है कि चुनौतियां डबल हो जाएंगी? अभी की परिस्थिति में आप शायद ये मान के चल रहे होंगे कि 24 में बीजेपी के लिए उतनी चुनौती नहीं है, लेकिन अगर ये गठबंधन बना तो फिर चुनौती आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए, मैं अभी कांग्रेस की प्रवक्ता और हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन दोनों को सुन रहा था। आज देश में दो प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक जो देश हित में सोचती हैं, एक जो निजी हित में सोचती हैं। और अभी आपके सामने मैं आज सुबह से देख रहा था, चैनल के ऊपर बैठे लगातार बात चल रही है। एक तरफ NDA है, एक तरफ I.N.D.I.A है। जब हम NDA की बात करते हैं, अगर मैं अपने तरीके से NDA को नाम देना चाहूं तो मैं इसे नाम दूंगा नेशनल डिफेंस अकादमी, या देश को जोड़ने के लिए, देश की चिंता करने के लिए बनी हुई एक संस्था नेशनल डिफेंस एसोसिएशन जो देश की चिंता करती है। और दूसरी तरफ जो 28 पार्टियां जो बैठी हैं, उन्होंने तो जब उन्हें लगा कि एक इंडिया नाम हम नहीं रख सकते क्योंकि इस देश का नाम है, तो उन्होंने इंडिया नाम का एडवांटेज लेने के लिए इसके बीच में भी डॉट डाल दिया, I.N.D.I.A कर दिया। मतलब इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। जो लगातार इंडिया बोला जाता था उसे भी I.N.D.I.A कर दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो देश के अंदर बात करते हैं धारा 370 हटाने की, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल राज किया, कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं फहरा पाए, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 9 साल में कश्मीर में तिरंगा फहरा दिया, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने महिलाओं की अगर बात की तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको छोड़ करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए प्रयास किया। और आज जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। महिलाओं के लिए 3 तलाक का जो है मुद्दा था, कितना भयंकर मुद्दा था मुस्लिम बहनों के लिए, उसके ऊपर भी उन्होंने कानून बनाया। दूसरी तरफ भारत तेरे टुकड़े होने के समर्थन करने वाले लोग हैं, धारा 370 हटाने का विरोध करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग हैं जो कहते थे मेरी नानी सपने में आई और उन्होंने बोला कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो कोई एसोसिएशन बन जाए, आज वो कहते हैं राम मंदिर के निर्माण पे मुझे बुलाइए। देखिए क्या है, समझना ये होगा कि आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीतीश कुमार जी ने श्रेय लिया, इनिशिएट लिया और एक सब लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। बिहार के अंदर सब लोगों को बुलाया, वो सोचते थे कि मुझे संयोजक बना दिया जाएगा, मुझे इसका इंचार्ज बना दिया जाएगा, मेरी लीडरशिप डेवलप हो जाएगी, परंतु निकल के क्या आया, नीतीश जी को ही साइड कर दिया। आज नीतीश जी देख रहे हैं, मुंह देख करके उठा करके देख रहे हैं कि कब ये दोबारा बैठक होगी और कब मुझे इसके अंदर नेता माना जाएगा। तो क्या फिर डोरे डाले जा रहे हैं, क्या डोरे फिर से डाले, डोरा फिर से तो अभी डोरे कहाँ डालेंगे सर, क्या कैसे होगा उत्तर प्रदेश नहीं, बीजेपी बिहार के लिए, क्योंकि बीजेपी को भी बिहार में कोई एक साथी तो चाहिए। देखिए हमारे को, आप बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो सर्वमान्य सबको साथ लेकर के चलने वाले
जिनके ऊपर पूरी देश की जनता का विश्वास है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत विश्वसनीय चेहरा हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे साथ तो जो जुड़ना चाहे वो आएगा सर, परंतु हम किसी को ढूंढ नहीं रहे, हम ठीक है। वीरेंद्र जी, रुद्र भाई हमारे साथ बने हुए हैं और चर्चा को हम जारी रखेंगे। देखिए, एक खबर ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के भी अंदर बातें हुई हैं। वो बातें क्या हुई हैं वो हम आपको बताएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं INDIA अलायंस की चौथी बैठक की, जो खत्म हो चुकी है, और वहां से कुछ और जानकारियां जैसे जैसे आती रहेंगी वो आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कौशिक जी। कौशिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा विलंब से आप जुड़े हैं। चर्चा हम INDIA अलायंस को लेकर कर रहे हैं कि बात बन गई। कुछ खबर अब ऐसी निकल करके सामने आ रही है कि PM फेस को लेकर के बात हुई है अंदर खाने। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि नाम शायद प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की। कुछ नहीं होना है अभिषेक जी, बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि तमाम मीटिंग्स मैंने देखी हैं ऐसे गठबंधनों की। मीटिंग से पहले सारा ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार हो जाता है। ऐसी मीटिंग्स में सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हाँ, हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करने के बाद हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया, ये दिखाने के लिए होता है। कोई मीटिंग से पहले ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब खड़गे साहब ने कहा मीटिंग है, कई बड़े नेताओं ने आने से इनकार कर दिया जी। इतनी ऐसी दुर्व्यवस्था आप देखिए कि जहाँ मीटिंग से पहले गठबंधन के साथियों को विश्वास में न लिया जाए, वहां आप कह रहे हैं कि हम एक 2024 के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। कम से कम मुझे लगता है कि ऐसी जब स्थिति आती है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब गठबंधन NDA का बना, तो निश्चित तौर से जॉर्ज फर्नांडिस जैसे बड़ा चेहरा उनके पास था। और जब तमाम कोई भी बड़ा अलायंस गठबंधन जब दुखी होता था, बाहर जाने की बात करता था, या राजनीतिक परिदृश्य वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कई ऐसे बयान देता था, तो जॉर्ज फर्नांडिस बड़ा अच्छे से उनको समझा बुझा करके बीच का मैनेजमेंट करते थे। और गठबंधन से पहले तमाम ऐसी बातें गई कि वो कहीं न जा करके ये तय हुआ कि मीडिया के सामने न जा करके पहले आप जॉर्ज फर्नांडिस को बताइए। तो आज इंडिया गठबंधन को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो अपने सारी बातें उस व्यक्ति को बताएं, बीच का रास्ता तय हो। तो कौशिक साहब, क्या आपको लग रहा है वो फेस मल्लिकार्जुन खड़गे का ही हो सकता है? क्योंकि वही एक नाम ऐसा लगते हैं जिनके नाम पे तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो इस अलायंस से जुड़ी हैं शायद राजी हो जाए। शायद, अभी भी मैं कह रहा हूं कि शायद राजी हो जाए। देखिए, जो अभी चुनाव हुए, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किस तरीके से क्षेत्रीय दलों के साथ उनका दुर्व्यवहार रहा, मैं तो वही कहूंगा, क्योंकि आपने उन छोटे दलों को विश्वास में ही नहीं लिया। तो वो तो कह ही रहे थे कि ये अलायंस हमारा लोकसभा के लिए, हमारा बिल्कुल कहा, लेकिन आप ये देखिए विधानसभा के लिए, तो फिर उसका मतलब ही नहीं बनता है। मतलब इसलिए नहीं बनता कि जो 2-4 दल, छोटे छोटे दल थे, जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को आपने आंखें दिखाने का काम किया। 2017 में सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, वर्तमान मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव। कांग्रेस का क्या था उत्तर प्रदेश में? 100 सीट से ज्यादा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी गठबंधन ने दिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार भी नहीं थी। यदि मुझे लगता है 10 सीट 20 सीटें इन क्षेत्रीय दलों को दे दी जाती। सुनील जी, एक सेकंड रुक रहा हूँ। यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में, उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दें। तो देखिए, वहां से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अशोका होटल दिल्ली में ये बैठक हुई है और उसके बाद नेता एक एक करके वहां से निकल रहे हैं। अब एक तरीके से रुद्र भाई, मैं इन तस्वीरों को जब देख रहा हूं, आपको याद होगा, चाहे वो बेंगलुरु की बैठक रही हो, पटना की बैठक रही हो या मुंबई की बैठक रही हो, खास करके बेंगलुरु में जो दूसरी बैठक हुई और उसके बाद मुंबई में जो तीसरी बैठक हुई। स्क्रीन पे मुझे भुवन भाई भी दिख रहे हैं। भुवन भाई, बहुत स्वागत आपका, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन रुद्र भाई, जल्दी से एक कमेंट में चाहूंगा, बैठक के बाद एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आज आप देखें तो हर नेता चुपचाप वहां से निकल रहा है। मतलब ये जरा सा समझाइएगा ये तस्वीर, अगर आप रीड कर पा रहे हो।
अभिषेक जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वहाँ प्रधानमंत्री तय करने के लिए नहीं गए हैं कि आपने संसद चुन करके आए हैं और आपने प्रधानमंत्री चुनना है। आप चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं इस गठबंधन के साथ। तो ये ऐसा थोड़ी है कि आप गुपचुप तरीके से आपस में बात कर लीजिए और आपको वोट मिल गए और आपने प्रधानमंत्री तय कर लिया। आज आप एक बात बताइए, जितने नेता वहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? उनके पास खुद कुछ नहीं बोलने के लिए है कि आप मीटिंग में चौथी बार क्यों बैठे थे? एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए या कुछ एजेंडा तय करने के लिए कि आप चुनाव में कैसे जा रहे हैं? आप एक बार बताइए, इसके पहले 3 मीटिंग हुई थी, उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा के चुनाव में आप लोग एक दूसरे की टांग खींचते कितने नजर आए, ये सब ने देख लिया। अब बात हो रही है लोकसभा चुनाव की, तो क्या ये लोकसभा चुनाव के बाद तक ऐसी मीटिंग का दौर चलता रहेगा? आप एजेंडा कब डिसाइड करेंगे? सीट शेयरिंग जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं 40-50 लोग जो मीटिंग में हैं, उसके सिवा जो आप सीटों पे चुनाव लड़ने जाएंगे उनकी कोई अपनी राय नहीं होती है। आप उनसे राय नहीं लेंगे कि भाई आपकी सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जो सीट पे समाजवादी पार्टी अगर तैयारी कर रही होगी, आप कांग्रेस को दे देंगे तो वहाँ का लोग जो तैयारी करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा? जो तैयारी कर रहे हैं वो सवाल ये है कि आप इस बैठक में नहीं देश के एजेंडे को तय कर सकते। ऐसी बैठकें तब होती हैं जब आप इलेक्शन जीत के आ चुके होते हैं और सरकार बनाने की कोशिश में होते हैं, तब आपस में ऐसी बैठक। अभी सरकार के लिए जा रहे हैं। जिस तरीके से रुद्र भाई को भी आपने सुना, और इन तस्वीरों को जब हम देख रहे हैं, जो एक उत्साह उस समय दिखा था दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, पहली बैठक में, वो अभी नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो ये बैठक है आज की जो महत्वपूर्ण है, और आज भुवन भाई 1 सेकंड रोकूंगा, पीसीआर की टीम से कहूंगा अगर केसी वेणुगोपाल बोल रहे हो तो उनको जरा सुनवाइएगा। अगर केसी वेणुगोपाल बोल रहे हैं, चलिए प्रतिक्रिया लगता है फिलहाल वो नहीं दे रहे। भुवन जी बोलिए। देखिए, हमें लगता है कि आज start immediately. What about joint rallies and joint campaigns? That also that already Congress president told. Then further. So what about convener Kharge ji at the face of Prime Minister? Kharge ji at the face of Prime Minister being proposed. So what would you like to say on that? Mamta ji proposed the name. So Mamta ji has proposed the face for Kharge ji at the face of Prime Minister and Kejriwal has supported it. So any message would you like to say on this? भुवन जी बोलिए। देखिए, हमें लगता है कि आज जो इस तरह की बैठक है उसकी आवश्यकता देश को बड़ी आशा भरी नज़रों से है। जब हम देख पा रहे हैं संसद में तानाशाह रवैया, एक दिन में सबसे ज़्यादा सांसदों को निलंबित करने का एक रिकॉर्ड बना दिया गया आज़ाद भारत में, तो हमें लगता है ऐसी बैठक की प्रासंगिकता आज और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हमारी सांसद डिम्पल यादव जी को भी निलंबित करने का कार्य किया, जिनका जीवन एक अनुशासन का जीवन है और जिनसे लोग प्रेरणा लेने का काम करते हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार करने का काम किया। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, आज जो बैठक हुई है ये ठोस बैठक है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। नहीं तो ठोस बैठक हुई है तो उसका कुछ तो रिजल्ट निकला होगा। रिजल्ट के नाम पे अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है। अब ये नेताओं बैठे हैं, बात मंथन हुआ है, कई विषय हैं, उन विषयों पे चर्चा हुई है आपस में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे आपको लगेगा कि आज की जो बैठक है उसमें सबकी ये सहमति थी कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए हम सबको एक होना जरूरी है, क्योंकि सरकार पूरी तानाशाही पे आ चुकी है। सरकार जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें निलंबित करने का प्रयास कर रही है, और किसकी एवज में कर रही है? जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक ऐसे देश को एक ऐसा इंसिडेंट देने का काम करा जिसके पास ने उस भाजपा के सांसद को बचाने के लिए इतने लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सांसदों की आहुति देने का सरकार। ठीक है जोशी साहब, आप देख रहे हैं ना बॉडी लैंग्वेज नेताओं की, देख रहे हैं जोशी साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा सा कुछ नहीं, टाटा फेस हो गया बिल्कुल, और आप अभी भी दावा कर रहे हैं। आपने भी बड़ी मीटिंग देखी होंगी, बड़ी मीटिंग के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई बड़ा नेता ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा है ना, सब निकल रहा, चेहरे पे हवाइयां उड़ी। ठीक है, टीना जी इस पे कुछ बोलना चाह रही है। टीना जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन लोकतंत्र पिछले 9 साल में मरा नहीं है, ऐसा लग रहा है क्या?
मतलब लोकतंत्र की साफ हत्या हो रही है, निर्मम हत्या जिसे कहें, कि एक तानाशाह के द्वारा 142 सांसद इस देश में काला अध्याय जो इस देश में काला we will finalize the seat sharing thing as early as possible. That is what decided without any further. And joint rallies, sir. Joint rallies. Rallies also we decided to have a joint rallies also. But priority is to be seat sharing. सांसदों की जिस तरीके से चर्चा किया सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए, और वो सांसद कौन है? बीजेपी के सांसद। यही अगर कोई विपक्ष के व्यक्ति ने अगर कोई गैस पास दे दिया होता तो मुझे लगता है कि यूएपीए हमारे विपक्ष के सांसद पर लग गया। और ये आज समय की मांग है इंडिया अलायंस। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है इस इंडिया अलायंस की बैठक को, कि लगातार जब देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ हम सब विपक्षी एक है और एक साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं। हालांकि टीना जी 4 बैठकें हो चुकी हैं, क्योंकि ये ठीक से धर्म टीना जी 4 बैठकें हो चुकी हैं। एक ऐसे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोदी और अमित शाह 4 बैठकें हो चुकी हैं। 4 बैठकों का रिजल्ट क्या अभी तक निकला है, जरा आप ये बता दीजिए। 4 बैठकों का रिजल्ट क्या निकला? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप इस पे तो बात नहीं करेंगे कि जो नेशनल डिजास्टर अलायंस है उसको एआईडीएमके छोड़ के चला गया, लेकिन आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझसे सवाल किया क्यों? देखिए लगातार बैठकें हुई, उसके बाद हमने कन्वीनर तय किए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, और आज भी हमने एक कमेटी बनाई और हम जनता के बीच जा रहे हैं। और एक हमारे इस बैठक के बाद एक ऐसा सकारात्मक संदेश गया एक संयोजक, 4 बैठक में एक संयोजक आप नहीं ढूंढ पाई हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब आपको तो इसलिए लग रहा होगा, या पूरे देश को ये भी लग रहा होगा कि मीडिया से क्यों बातचीत नहीं की। अरे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो ही ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो तो पूरा मोदी में हो गया है। तो अब हम मैम अगर देखिए, अगर मोदी में होता, मैं क्यों आपको यहाँ पे बुलाता और क्यों आपसे सवाल जवाब करता? आप मतलब ये विक्टिम कार्ड कब तक खेलते रहिएगा कि मीडिया? देखिए मतलब क्या मैं की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आप यहाँ पे आपने तो बात की इंडिया अलायंस की बैठक पर, हम लोगों को डिबेट में बुलाया, लेकिन आज क्या हो रहा है? देखिए आज आप नेशनल चैनल पे जहाँ पे भी देखेंगे ये हो रहा है कि मिमिक्री की इस वजह से, जबकि हेडलाइंस क्या आपने कहीं देखा कि मैं मिमिक्री की बात भी कर रहा हूँ? मैंने देखा आपका मैंने कहा नहीं। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए, देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए। तो ये 4 बैठक का रिजल्ट क्या हुआ था? मैं की बात का जवाब दे दीजिए जी। देखिए जिस तरीके की बैठकों के बाद जो इस बैठक का भी सकारात्मक जिसे कहें संदेश पूरे देश को गया है, और ये जो बैठक हुई है इसके बाद हम जिस तरीके से 8 से 10 जनसभाएं करेंगे, खड़गे साहब ने अपने संबोधन में कहा भी है कि 8 से 10 जनसभाएं हम पूरे देश के अंदर करेंगे। क्यों नहीं रहेगा सकारात्मक एजेंडा? एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री है जो सदन में आकर आधिकारिक बयान नहीं दे सकते, एक तरफ अमित शाह है जो गृह मंत्री के नाम पर जिसे कहें कि हम कलंक कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनको गृह मंत्री किस लिए चुना गया था? सदन में बोलने के लिए, टीवी मीडिया में आकर बोलने के लिए। ठीक है वीरेंद्र जी, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप। पता नहीं लोकतंत्र अभी मरी है या नहीं मरी है, ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन लोकतंत्र की आप बार बार हत्या कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री का नाम लिया गया, जिस प्रकार से देश के माननीय गृह मंत्री जी को संबोधित किया गया कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा, मैं उसकी निंदा करता हूँ। डरपोक तानाशाह, यही फर्क है। डरपोक तानाशाह विपक्षी तरफ से मैं आपके बीच में नहीं बोला। मेरा निवेदन है, आपको डिबेट को डिबेट रहने दीजिए। मेरा निवेदन है सब्जी मंडी मत बनाइए। और आपने अभी इनके चैनल को तो आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि इनका चैनल ठीक है, बाकी तो चैनल जो है मोदी में है आपके अनुसार। और हैरानगी की बात यह है कि लोकतंत्र की बात कौन करते हैं? लोकतंत्र की बात करते हैं कांग्रेस, जहां अपनी पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पास कुछ नहीं है। आरजेडी की अगर हम बात करें, लालू यादव, तेजस्वी यादव के पास कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात करें, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के पास कुछ नहीं है। जेएमएम की बात करें, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के बाद कुछ नहीं है। टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के बाद कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, फारूक अब्दुल्ला, आमिर अब्दुल्ला जी के बाद कुछ नहीं। ये बात करते हैं लोकतंत्र की। इनके यहाँ कभी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। एक ने कहा, बाकी सबने माना। अभी मैं आज देख रहा था आपके चैनल पे, ममता जी ने खड़गे जी का नाम लिया, खड़गे जी ने कहा नहीं चुनाव के बाद तय करेंगे। उससे अगर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो 5 राज्यों के चुनाव से पहले, क्योंकि उससे पहली जब बैठकें हो चुकी, एक बीज डल गया, एक नींव रखी आपने इंडिया के टुकड़े करने की, I.N.D.I.A करके, और उसके बाद जब
सभी लोग कहते हैं आपसे, सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि ये विधानसभाओं के चुनाव भी मिलकर वीरेंद्र जी, आपने दूसरी पार्टियों को गिनाया, तो आप कहते हैं कि हम बाद में करेंगे। आप वीरेंद्र जी, आप दूसरी पार्टियों की बात करते हैं। कांग्रेस आप पे यही आरोप लगाती है कि बीजेपी भी तो सिर्फ 2 लोगों की सुनती है, बाकी किसी की नहीं सुनती है। ये आरोप कांग्रेस भी लगाती है। आज तो मैं बताना चाहूंगा, जब हम संगठन की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पोलिंग अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की जो रचना है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होती है। चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे वो पोलिंग अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये सब चीजें पूरी की जाती हैं। अरे दीदी 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 बीच में मत बोलिए ना प्लीज। आपको बोलना भुवन जी आप बोल लीजिए दीदी, दीदी आप बोल लीजिए, मैं बाद में बोल लूंगा। दीदी इसीलिए भगा दिया था। दीदी आप बोल लीजिए, दीदी मैं बाद में बोल लूंगा। दीदी आप बोल लीजिए, जब वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। बोलिए, या आप मेरे को रिप्रेजेंट कर दीजिए, मेरे हिस्से के जवाब भी दीजिए, आप दे दीजिए टीना जी। सदन में भी बोल लेने दीजिए, करिए ना विपक्ष को, तब क्या दिक्कत हो जाती है? तब क्यों इतने 142 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है? आप चाहते हैं विपक्ष मुक्त सदन हो? नहीं, ठीक है वीरेंद्र जी, बोलिए। टीना जी होल्ड, यही तानाशाह का टीना जी प्लीज प्लीज प्लीज। दीदी ये वो लोकसभा का सदन है जहाँ पूरा घंटा बोलने के बाद भी कांग्रेस के युवराज कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ये वो सदन है जहाँ पूरा घंटा बोलने के बाद कांग्रेस के युवराज जो है प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रखते हैं, अपने सांसदों को आंख मारते हैं, किस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, इतना भुवन भाई इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं। दुनिया ने देखा दीदी। ठीक है, भुवन भाई इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं। भुवन जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बता रहे थे कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मैंने देखा था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ा, हमने देखा था जो अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या कोई चुनाव लड़ा था? और हमने अभी वसुंधरा राजे की भाव भंगिमाएं पूरे देश ने देखी है, जब पर्ची ऊपर से थोप कर लाकर उनके हाथ में देखी, उनका चेहरा था। आपने विधायकों से पूछने का काम करा? नहीं, 2 तानाशाह दिल्ली में बैठकर फैसला कर देते हैं कि रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, फैसला कर देते हैं मुख्यमंत्री ये होगा। ना एमएलए से पूछा जाता है, ना एमपी से पूछा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र हम देख पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बताना चाहता हूं आज देश में क्या दौर चल रहा है। जब हमारी बेटियों को जरूरत होती है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो प्रधानमंत्री जी लापता हो जाते हैं मणिपुर पर जवाब देने के लिए। वो जवाब देने का नहीं काम करते हैं। आज अमित शाह जी की जरूरत है गृह मंत्री जी की, तो वो गायब है सदन से। और निश्चित तौर पर अब तो इन लोगों के लिए निमंत्रण पत्र चिपकाने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब भुवन जी अब थोड़ा सा लौट करके अगर मुद्दे पे आए, मुद्दे पे अगर आप देखें तो जो उत्साह, मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर इन चेहरों को जो वहां से बैठक के बाद निकल रहे हैं, उन चेहरों को आप भी पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि आपका ये गठबंधन सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और आप करना क्या चाह रहे हैं, यही कंफ्यूजन नजर आ रहा है अब। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपको ये गठबंधन निश्चित तौर पे बहुत ताकत देने का काम करेगा। और आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज वही काम करा है जो एक समय में कांग्रेस ने करा था। आज तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम करा। आजाद भारत में सबसे ज़्यादा एक दिन में निलंबित, और एक सांसद हैं वहाँ के साउथ के, उनको तो वो आए भी नहीं थे उस दिन, उसको भी निलंबित कर दिया। आज दानिश अली जी को सुन पा रहा था मैं, दानिश अली जी लेट पहुंचे, उनका भी निलंबन हो गया। वो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं निलंबन का एक हो गया। उन्होंने प्रेस में आके कहने का काम करा। एक तानाशाह, मैं फिर कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 2 तानाशाह पूरे देश को चलाने का काम कर रहे हैं, संसद को चलाने का काम कर रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर आजाद भारत का काला दिवस है। अब सुनील जी, आज की परिस्थिति में हम देखें, शायद कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका, जो ऐसा लग रहा था कि जब कर्नाटक और हिमाचल जीत कर आई थी उस समय बेहतर बड़े भाई की भूमिका में दिख रही थी, अब 3 राज्यों के परिणाम ने बहुत कुछ क्या बदल दिया है, और इसी की वजह से शायद अलायंस पार्टनर भी कांग्रेस को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए। नहीं, देखो अभिषेक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस की बोलचाल बदल गई थी। निश्चित तौर से उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके बड़े नेताओं की अलग थी, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव में मैं फिर कह रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय दलों के साथ उनको समन्वय बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ क्षेत्रीय दल बहुत
अच्छी स्थिति में मजबूत है, वहाँ कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। तो कैसे होगा कि 2024 में वहाँ कांग्रेस को सीटें दी जाएंगी? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिन सीटों पर कांग्रेस जीतती है वो समाजवादी पार्टी की देन है। कारण यही है कि सीट शेयरिंग पे चर्चा नहीं हो रही। कारण यही है कि बिल्कुल 100% देखिए, मैं तो फिर कह रहा हूँ इसी बात को लेकर के कि मैंने बहुत देखा है, और जोशी साहब भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मीटिंगें तो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, सारा कुछ एजेंडा पहले से तय हो जाता है, सारा कुछ क्या कहना है सब पहले से तय हो जाता है, बिना कुछ ब्लूप्रिंट के आपने मीटिंग कर डाली। और आप देख रहे हैं सारे नेता निकलते समय उनके चेहरे बता रहे हैं कि मीटिंग में कुछ नहीं हुआ। जब इतने दिनों बाद चौथी मीटिंग होनी थी, रुद्र भाई अभी क्या गठबंधन में बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन की स्थिति है, करना क्या है यही नहीं पता है। देखिए अभिषेक जी, ये जितना टाइम आगे खींचेंगे गठबंधन इसी बात को लेकर के कंफ्यूज है, और आप देखेंगे अगली जब एक आध दो मीटिंग और होगी तो बहुत सारे लोग इससे किनारा कस लेंगे, क्योंकि अगर वो इसी तरह से चलते रहे तो चुनाव में जाएंगे कैसे? उनको चुनाव की तैयारी करनी है। आप देख रहे हैं जो लोग बयान दे रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हैं या और भी लोग, वो इसीलिए दे रहे हैं कि उनको चुनाव में जाना है, उनको चुनाव में अपनी तैयारी करनी है। अगर वो तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि आप एक दिन में गए और चुनाव करके आ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बहुत कह रहे हैं इस बात को, तो हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप लोग निर्णय मत लीजिए। आप मीडिया से छुपा करके कहाँ चले जाएंगे? भाई आपको जो भी चीज़ जनता को बताना है वो मीडिया को नहीं आप बता सकते हैं, क्योंकि जो आप एजेंडा डिसाइड करेंगे, जो सीट शेयरिंग डिसाइड करेंगे, ऐसा थोड़ी है बॉक्स में बंद करके आप कर लेंगे। उसके साथ आपको चुनाव में जाना है, तो ये चीज़ तो छुपाई ही नहीं जा सकती है। इससे मीडिया को कैसे आप इससे छुपा करके काम कर लेंगे? लेकिन सवाल बार बार यही उठ रहा है, जब ये सवाल हम लोग पूछ रहे हैं तो क्या ये जो गठबंधन के इनके साथी हैं उनके कार्यकर्ता नहीं पूछ रहे होंगे कि भाई आप लोग मीटिंग में जा रहे हो, मीटिंग में जाके कर क्या रहे हो? मीटिंग में गए फोटो खिंचवाए लौट आए, मीटिंग में गए फोटो खिंचवाए लौट आए। भाई ऐसे थोड़ी होती है। आप मीटिंग में एजेंडा डिसाइड करके आइए। भाई मीटिंग 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार करिए ना, क्या दिक्कत है? अब एक मीटिंग होती है, उसके बाद अगली मीटिंग होने के लिए 2 महीने का वक्त चाहिए होता है, उसके बाद 2 महीने तो इलेक्शन में जाने में समय भी नहीं है। तो इलेक्शन में जाने में समय कहाँ है? टीना जी, इलेक्शन में जाने में तो अब समय बचा नहीं है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज का, सीट शेयरिंग। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप दिल्ली कि एक मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं, 7 सीटें हैं, 7 सीटों में आप डिसाइड कर लीजिए ना कि किस पे आम आदमी पार्टी होगी, किस पे आप होंगे। तभी तो जो कैंडिडेट भी होगा लाइन में, जो लगा होगा टिकट के लिए, वो अपने हिसाब से तैयारियां करेगा, पार्टी भी अपने हिसाब से तैयारी करेगी। देखिए, ये तो मीटिंग में तय होगा। ये हम डिबेट पे इस पे चर्चा नहीं कर सकते कि किसको सीट मिलेगी, किसको सीट नहीं मिलेगी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, ये भी बहुत फेस रीडिंग कर रहे थे कि चेहरा देख के पढ़ने वाले, ये कभी मोदी जी से भी सवाल करें ना कि क्यों संसद में, जिसमें परिंदा पर नहीं मार सकता, वो संसद सुरक्षित नहीं है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर मस्जिद कहते हैं, वो देश की क्या सुरक्षा कर पाएंगे? वो उनके हाथ, कैसे व्यक्ति के हाथ में हमने देश दे दिया है, इस पर भी कभी मंथन किया जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर इंडिया अलायंस पे आती हूँ। तभी तो कहा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत हो। अगर आपको ये लगा विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत है, तभी तो ये विजुअल दिख रहे हैं। अब क्लोजिंग कमेंट जल्दी से वीरेंद्र जी आपसे चाहूंगा, कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, जल्दी से बोल लीजिए, जल्दी से। मैं कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता भूल गई हैं, ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं जब जिनकी सरकार थी तो बसों में, ट्रेनों में, सिनेमा हॉल में लिखा होता था कि सीट पे बैठने से पहले देख लीजिए कहीं आपकी सीट के नीचे बम तो नहीं है। ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है जहां रोज बम विस्फोट होते हैं। और जिस प्रकार से आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को इन्होंने संबोधन किया है, मुझे बिल्कुल बयान नहीं दे पाए। आप क्या देश की सुरक्षा करेंगे? और संसद की सुरक्षा तो भूल ही गई। टीना जी, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज प्लीज, इस रिक्वेस्ट समय नहीं है, प्लीज। टीना जी कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रमता जोगी बहता पानी कर्म योग है बाहों में। ठीक है भुवन जी, 10 सेकंड में जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। सीट शेयरिंग में क्यों फंस रहे हैं? क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। ठीक है वीरेंद्र जी, कुछ होने वाला नहीं है, देश की जनता देख रही है। ठीक है वीरेंद्र जी, भुवन जी जल्दी से 10 सेकंड में, सीट शेयरिंग पे फंस क्यों रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं फंस रहे। हमारा तो बिल्कुल साफ सुथरा कहना, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पीडीए और प्लस इंडिया मिलकर हराएगा। इसी सूत्र पे हम लोग आगे बढ़ाने का कैसे ये नहीं पता है। जल्दी 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी, तो स्टेट शेयरिंग पे क्या मीटिंग होगी? फिर उन्होंने कि 65 सीटिंग पे समाजवादी, ठीक है, कम से कम सीट तो चुन ले कि किस किस पे करना है। रुद्र भाई जल्दी से 10 सेकंड में। जितने जल्दी ये गठबंधन अपने
जितने सारे मुद्दों को सॉल्व करके जनता के बीच जाएगा उतना ही फायदा होगा। नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो लोग उनके साथ इस गठबंधन के साथी बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बैठक खत्म हो गई है, बैठक के बाद निकला क्या है ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।